स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग खेती के तरीकों का एक समूह है और ये एक जमीनी स्तर का किसान आंदोलन भी है जो भारत के विभिन्न राज्यों में विस्तृत है। 2. इसे दक्षिणी भारत में विशेषकर दक्षिणी भारतीय राज्य कर्नाटक में व्यापक सफलता मिली है जहां यह पहली बार विकसित हुआ। उपरोक्त कथनों में कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग खेती के तरीकों का एक समूह है और यह एक जमीनी स्तर का किसान आंदोलन भी है जो भारत के विभिन्न राज्यों में विस्तृत है, अतः कथन एक सही है। इसे दक्षिणी भारत में विशेषकर दक्षिणी भारतीय राज्य कर्नाटक में व्यापक सफलता मिली है जहां यह पहली बार विकसित हुआ, अतः कथन 2 सही है। गौरतलब है कि जीरो बजट कृषि से कर्ज पर निर्भरता समाप्त होगी और उत्पादन लागत में भारी कटौती होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय में प्रमुख कानूनविद होते हैं जो मृत्युदंड, कंपनी परिसमापन, बाल अभिरक्षा और जमानत आवेदन जैसे उच्च जोखिम वाले मामलों को संभालते हैं। 2. वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पदनाम भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदान किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय में प्रमुख कानूनविद होते हैं जो मृत्युदंड, कंपनी परिसमापन, बाल अभिरक्षा और जमानत आवेदन जैसे उच्च जोखिम वाले मामलों को संभालते हैं, अतः कथन एक सही है। वे कानूनी प्रस्तावों पर बहस करते हैं लेकिन अभियुक्तों से सीधे निर्देश नहीं ले सकते और उन्हें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड द्वारा जानकारी दी जाती है। यह पदनाम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा विधिक कौशल, बार काउंसिल में प्रतिष्ठा और कम से कम 10 वर्षों के अनुभव के बाद विशेष ज्ञान के आधार पर प्रदान किया जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अक्सर समाचारों में रहने वाला माउंट कनलाओन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए इंडोनेशिया, बी फिलीपींस, सी जापान, डी मलेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी फिलीपींस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। माउंट कनलाओन फिलीपींस में 2435 मीटर ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कनलाओन में हाल ही में विस्फोट देखा गया जिससे कई किलोमीटर तक राख और गैस से फैल गई। माउंट कनलाओन नेग्रोस द्वीप के उत्तर भारत में एक स्ट्रेटोवोल्केनो है। ज्वालामुखी भूपर पट्टी में एक कमजोर स्थल है जहां विस्फोट के दौरान गैस, लावा, राख और वाष्प उद्गमित होती है। अगला प्रश्न है, गैर सरकारी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गैर सरकारी विधेयक उन संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं। 2. संविधान संशोधन विधेयक किसी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। निजी सदस्यों के विधेयक उन सांसदों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो सरकार का हिस्सा नहीं होते, अतः कथन एक सही है। यह विधेयक उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर नए कानून या संशोधन प्रस्तावित करने की अनुमति देते हैं। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में विशेष रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्य विधानसभाओं में नहीं। इसे राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता के बिना किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, मर्कोसुर जो कभी कभी समाचारों में रहता है वह है ए. आसियान देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता, बी. दक्षिण अमेरिका में एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन, सी. अफ्रीका में एक आर्थिक संगठन या डी. अफ्रीका में एक सैन्य गठबंधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. दक्षिण अमेरिका में एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन जिसकी स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। इसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे और वेनेजुएला को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार, आर्थिक एकीकरण और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है, जबकि बोलीविया की सदस्यता अभी लंबित है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, सृजन पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पोर्टल का मुख्य उद्देश्य रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और सशस्त्र बलों के स्वदेशीकरण प्रयासों में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाना है।
2. यह पोर्टल एक नॉन ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म है, अर्थात इस प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष खरीद या भुगतान नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आत्मनिर्भर भारत घोषणा के अनुसरण में रक्षा उत्पादन विभाग या रक्षा मंत्रालय या भारत सरकार ने रक्षा में मेक इन इंडिया के लिए अवसर के रूप में सृजन पोर्टल विकसित किया है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और सशस्त्र बलों के स्वदेशीकरण प्रयासों में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाना है, अतः कथन एक सही है। पोर्टल एक नॉन ट्रांजैक्शनल ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है, अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देश में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। 2. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपदा प्रबंधन के लिए एक विशेष बल के रूप में की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देश में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, अतः कथन एक सही नहीं है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल भारत सरकार का एक विशेष बल है जो मानवीय और प्राकृतिक आपदा के दौरान विशेषज्ञ प्रतिक्रिया उपलब्ध करना जिससे बचाव एवं राहत कार्य का प्रभावी निष्पादन संभव हो सके। इसकी स्थापना वर्ष 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत वर्ष 2006 में की गई थी, अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, गरीबी आकलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत में गरीबी रेखा का आकलन मुख्यतः आय स्तर के बजाय उपभोग व्यय पर आधारित होता है। 2, अलिक्रे फोस्टर यानी एएफ पद्धति वैश्विक स्तर पर बहुआयामी गरीबी मापन का एक व्यापक दृष्टिकोण है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में गरीबी रेखा का आकलन आय के स्तर पर नहीं बल्कि उपभोग व्यय पर आधारित है, अतः कथन एक सही है। अर्थशास्त्री सबीना अलिक्रे और जेम्स फोस्टर द्वारा विकसित अलिक्रे फोस्टर पद्धति बहुआयामी गरीबी को मापने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है। यह उन कई आयामों का आकलन करता है जो व्यक्ति या परिवार अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में अनुभव करते हैं, अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, बाघों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में बाघ विलुप्त हो गए हैं। 2, भारत में बाघों की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बाघ केवल 13 देशों में पाए जाते हैं जिनमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रूस, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम शामिल हैं। हालांकि नवीनतम IUCN रिपोर्ट के अनुसार कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में बाघ अब विलुप्त हो चुके हैं, अतः कथन एक सही है। भारत में बाघों की सबसे ज्यादा आबादी मध्य प्रदेश में है। देश में लगभग 3800 जंगली बाघों में से 785 अकेले मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, समृद्ध जीवन के लिए उन्नत परमाणु ऊर्जा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक परमाणु ईंधन है जो थोरियम और उच्च समृद्ध निम्न संवर्धित यूरेनियम का मिश्रण है। 2, वर्तमान में इसका उत्पादन केवल दक्षिण अफ्रीका में ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। समृद्ध जीवन के लिए उन्नत परमाणु ऊर्जा एक पेटेंटेड परमाणु ईंधन है जिसे थोरियम और उच्च समृद्ध कम समृद्ध यूरेनियम के मिश्रण के रूप में विकसित किया गया है। इसका नाम एक प्रमुख भारतीय परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोडकर के सम्मान में रखा गया है, अतः कथन एक सही है। HALEU जो 5% से 20% तक यूरेनियम संवर्धित है, उन्नत परमाणु रिएक्टर के डिजाइन के लिए आवश्यक है। हालांकि इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन वर्तमान में रूस और चीन तक सीमित है, अतः कथन दो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ शिलालेख और दूसरी तरफ उससे संबंधित व्यक्तित्व है।
1 जूनागढ़ रुद्रदामन प्रथम, 2 भित्री स्कंदगुप्त, 3 मंदसौर विजयसेना। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख संस्कृत में लिखा गया यह अभिलेख 2वीं शताब्दी ईस्वी का है और पश्चिमी क्षत्रपों के शासक रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है, अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। भित्री स्तंभ अभिलेख यह अभिलेख स्कंदगुप्त के सैन्य उपलब्धियों, विशेष रूप से होड़ों पर उनकी जीत और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से गुप्त साम्राज्य को स्थिर करने के उनके प्रयासों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है, अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। मंदसौर अभिलेख हालांकि मंदसौर शिलालेख यशोधर्मन से संबंधित है, विजय सेना से नहीं। यह हुणों पर यशोधर्मन की विजय और क्षेत्रीय स्थिरता में उनके योगदान को दर्शाता है। विजय सेना देवपरा प्रशस्ति से संबंधित है, जो बंगाल में उनकी उपलब्धियों को दर्शाती है, अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। परिसीमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 82 के अंतर्गत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम पारित करती है। 2. अनुच्छेद 170 के अंतर्गत प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में भी विभाजित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।